तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो आइए आज ना अपन स्टार्ट करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट और उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी मैंने आपको कॉमर्स के आपके जो सब्जेक्ट है अपना चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो भी आ चुका है, प्लीज जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। और दूसरा मुझे आपको कहना है कि अपन जो कॉमर्स सब्जेक्ट जो आपके रहने वाले हैं, जो आपको 2 साल तक आपके पढ़ने हैं, उसका ओवरव्यू वीडियो मैंने बना दिया है और वो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जरूर से जरूर देख लीजिए कि आपको एक अंदाजा आए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या सीखना है, कौन से सब्जेक्ट में किसको ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस देना है। आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी और समझने में भी हेल्प मिलेगी कि क्या है एक्चुअली में कॉमर्स। ठीक है, अपन आज तो इंट्रोडक्शन अपना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो चैप्टर इंट्रोडक्शन है। तो बुक कीपिंग के बारे में मुझे और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, और मैं पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि आप सोचेंगे कि चैप्टर को इतना बड़ा दिया है तो उसमें बहुत सारे चीजें लिखी हुई है, भरी पड़ी है, तो सर ने इतना ही क्यों लिया, मीन्स इतना ही कंटेंट ले रहे हैं। अभी तो ये पूरा चैप्टर का नहीं है, बट हालांकि मैं चालू कर रहा हूँ, लेकिन मीनिंग वगैरह ये सब मैंने ना कट करके, मीन्स मुझे जो लगा कि आपको समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपन कुछ ऐसे रोट मेमोराइजेशन नहीं करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन सिर्फ जरूरी की चीजें इधर लेने वाले हैं, मीन्स जितना जरूरी है उतना ही समझिए और आगे चलिए। बाद में आपको ये आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, मेरी गारंटी है आपको कि ऐसा आप बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे गलती की मैंने सुन के, मुझे सब पढ़ना चाहिए था, कुछ जरूरत नहीं है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से, मुझे जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बोर्ड्स एग्जाम को मैंने देखा है, नोटिस किया है, मीन्स अपने महाराष्ट्र बोर्ड के बहुत सारे पेपर्स को मैंने नोटिस किया है। आपको क्या करना है, क्या जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना कीजिए आप, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ज्यादा 10-12 वीडियो देखेंगे, अलग अलग लोगों के सुनेंगे, या फिर वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज से अपने अपने तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसे भी कुछ करते हैं कि अभी उनको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने हैं कि बिकॉज उनको बड़ा करना है, उनको एक ही चैप्टर के 10-12 वीडियोस बनेंगे। क्यों, जरूरत क्या है, जितनी आपको समझने में जरूरत है उतना ही एक ही वीडियो में या 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा 3-4 वीडियो में बता दो। ज्यादा वीडियो को लंबा करने से क्या मतलब है, आपको सिर्फ घुमाना है, कुछ नहीं। आपको सीधे रूट पे क्लियर विजन आपको देना है, यही मेरा मोटिव है। ऐसे नहीं कि इधर उधर घुमाओ, ज्यादा ये बातें ऐड करो और आप कंफ्यूज हो जाओ उसमें, और आप कंफ्यूज होंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इधर उधर की बातें साइड में रखते हैं। चलिए, आपको कुछ भी डाउट हो ना आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे, मैं सॉल्व करूंगा आपका। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी पहले तो अपन इसका मीनिंग देखते हैं कि बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग मीन्स व्हाट। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे, डेट वाइज फॉर एक्यूरेट डेटा फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग एक तरीका है, एक जरिया है जिससे हम बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं कि बिजनेस से पैसे गए, बिजनेस में पैसे आए, बिजनेस में मीन्स व्हाट। अभी फॉर एग्जांपल आपका बड़ा शोरूम है, उससे आप उसमें अपने अपने अप्लायंसेस वगैरह, टीवीज वगैरह ऐसी रखी है बेचने के लिए, तो उसमें सेल्स हुआ, कितना सेल्स हुआ, क्या आज के आज, मतलब अभी सपोज आपके इधर से 1 लाख रुपए का सेल्स हुआ, बेचा आपने सामान 1 लाख रुपए का टोटल, तो अभी आप किधर लिखते बैठोगे और किधर भी कुछ भी, मीन्स पहले जैसा होता था वैसा नहीं चलता। आप उसको सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे से, तरीके से लिखना है आपको कि आगे जाके जम्बलिंग, इधर उधर खोजना ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो, आपको इजी रहे सब। फिर से डेटा ऐसे ही आपको डेट वाइज सिस्टमेटिक तरीका जो बताया गया है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है मीन्स आपको लेजर वगैरह प्रॉपर बना के उसमें आपको एंट्री करना है कि ये सामान बेचा, इतने इतने का सामान बेचा, आज मुझे इतना इतना कैश रिसीव हुआ, या फिर इतना कैश मैंने इस क्लाइंट को, मेरे डीलर को मैंने दिया है।
मीन्स जिसने आपने खरीदा वगैरह, ऐसा कुछ भी हो, वो आपको ना एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग मीन्स बुक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके आपको अकाउंट्स लेके चलना है, यही इसमें मीनिंग है। और ये है कि एक पीरियड के लिए, मतलब अकाउंटिंग का एक ईयर होता है, एक साल, जैसे कि अपना कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, अपना साल चालू होता है जनवरी में और दिसंबर में खत्म होता है। जैसे आपका 11th का 12th का आपका एक एक साल का मतलब एक डिसाइड होता है कि 2026 टू 2027 11th तक 11th रहेगा आपका, 2027 से 2028 तक 12th रहेगा। तो जो बुक्स रहेंगी वो आप एक साल तक, 11th की बुक एक साल तक आप उसमें पढ़ोगे, देखोगे, उसमें स्टडी करोगे। उसके बाद वो बुक्स फिर से आप 12th में लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जाओगे। वैसे ही है, जो अकाउंटिंग ईयर रहता है एक साल का, उसी में डेट वाइज हर एक साल का अलग अलग रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही इधर बताया गया है आपको, ज्यादा कुछ दिमाग में जम्बलिंग करने की जरूरत नहीं। अभी एक डेफिनेशन लिया है मैंने। अभी आप ये जो देखते हो ना कि कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट में आपको हर एक चैप्टर में डेफिनेशंस तो जरूर मिलेगी, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, इधर का ओसीएम हो, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अभी आगे तो सम्स रहेंगे। जो डेफिनेशन वगैरह ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन के साथ आंसर लिख रहे हो ना, तो सामने वाला जो पेपर चेक करेगा आपका, तो वो थोड़ा इम्प्रेस होता है कि इसने बहुत अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से इसने लिखा है। पहले तो मीनिंग, बाद में डेफिनेशन। डेफिनेशन वैसे की वैसी लिखनी जरूरी है, बुक में से वो दी है वैसे की वैसी डेफिनेशन आपको आंसर में लिखनी है, और उसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होता है, वो भी पॉइंट वाइज। कैसे क्या कैसे सब एग्जाम देना है मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अपने चैनल पे रहना है और फोकस के साथ पढ़ना है। दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिए, आप वो मुझ पे छोड़ दीजिए। अभी आइए इधर अपन डेफिनेशन देखते हैं। अभी जो मैंने बुक में आपके 3-4 डेफिनेशन है, मैंने उसमें से एक बेस्ट डेफिनेशन ली है जो मुझे लग रही है। हाँ, मुझे और एक क्वेश्चन है आपसे। अगर आपको लग रहा है ना अपने पढ़ाने का स्पीड कम है, ज्यादा है, या फिर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे थोड़ा स्लो या फिर थोड़ा स्पीड पढ़ाइए, तो वो भी अपन करेंगे। आप जरूर कमेंट कीजिए उस पर। तो अपन देखते हैं अभी डेफिनेशन मैंने जो ली है ना, J.R. बैटली बोई सर जो है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो मैंने ली है। बिकॉज डेफिनेशन आपको ऐसी चॉइस करनी है कि जो बड़ी नहीं है, मीन्स कि आपने सोचा होगा सर ने बताया अरे इसका मार्क्स रहता है एग्जाम में, तो मैं बड़ी डेफिनेशन चॉइस कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। जो डेफिनेशन आपको इजीली याद रहे, समझने में लैंग्वेजली और लॉजिकली, लैंग्वेज के हिसाब से और लॉजिकली आपको इजीली समझ में आए, वैसी ही डेफिनेशन आपको लेनी है। तो अपन ने इधर डेफिनेशन जो ली है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे इजी लगी सो मैंने ले ली। देखिए, बीके इज मीन्स की बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। इतना ही है, ज्यादा है नहीं, टफ, इजी है। क्या है इसमें, एक ही तो सेंटेंस है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स डीलिंग्स, मतलब बिजनेस के जो लेन देन होते हैं ना, डीलिंग्स, इतना पैसा गया उधर से उतना पैसे आए, तो वो जो डीलिंग्स रहते हैं ना, वही आपको इन द सेट ऑफ बुक्स, बुक्स के सेट्स होते हैं, मीन्स की बुक कीपिंग करना है आपको, वही आपको रिकॉर्ड करते चलना है। इधर ना आपने एक बात नोटिस की रहेगी, डेफिनेशन और मीनिंग दोनों भी एग्जैक्टली मैचिंग ही है। उसका मीनिंग मतलब तो यही निकलता है डेफिनेशन का भी, कि आपको बिजनेस के डेली के जो डीलिंग्स है, ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना है, लिखने हैं, जो भी है रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड, ये देखिए, रिकॉर्ड करना है बिजनेस के डीलिंग्स इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन अ सेट ऑफ बुक्स, यही डेफिनेशन है। सो अपन ने मीनिंग डेफिनेशन ले लिया, सीख लिया, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी और अपन आगे देखते हैं, आगे के टर्म सीखते हैं। और मैं आपको ना एक बोलना चाहूंगा कि एक बात, कि अपन इधर जो अपन टर्म सीख रहे हैं ना फर्स्ट चैप्टर में, अभी कुछ लोग ना बहुत, मतलब ये बहुत मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग
चैप्टर को वेटेज तो बता देते हो, लेकिन वो एग्जाम के टाइम ध्यान रखो ना उसका। अभी से क्यों आप उसमें इतना फोकस कर रहे हो कि अरे इस चैप्टर को इतना वेटेज है तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है? क्यों? जो चैप्टर को ज्यादा वेटेज है उसमें ज्यादा पढ़ेंगे। आपको स्कोर तो करना है, आई एग्री कि आपको उसमें ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट्स है, लेकिन इतना भी नहीं। जैसे अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिए आप, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वेटेज इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं जितना कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अभी अपन सिर्फ फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे, वेटेज पे मत जाइए। अभी ये चैप्टर 5 मार्क्स का है आई थिंक, कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स। अभी आप सोचेंगे अरे सर 5 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसको इतना मैं इंपॉर्टेंस इतना ध्यान से क्यों पढ़ूं? देखिए यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कहना यही है कि वेटेज के हिसाब से मत जाइए, चैप्टर के हिसाब से मत जाइए। आप ये चैप्टर आपको इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो आगे चल के आपके हर एक चैप्टर में 12th तक आपको सब ये पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेस आपका मजबूत होगा। बेस ये है, आप अकाउंट्स का है, आपका बेस है ये। अगर आपका प्रॉपर कंडीशन में रहेगा ना, आपको इसमें पकड़ बनानी है, इसमें पकड़ बनेगी ना तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे जब अपन सम सॉल्व करेंगे कि ये क्रेडिटर्स क्या होता है, आप ये अकाउंट्स की एबीसीडी है जो आप अभी सीख रहे हो। तो एबीसीडी अगर आपको आएगी तभी तो आप इंग्लिश के सेंटेंस बना पाओगे। वैसे ही है ये, आप कॉमर्स की मीन्स अकाउंट्स की एबीसीडी है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सीख ली, तो आगे जाके आपको कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे, वो आप सम्स इजीली सॉल्व करोगे। बाकी तो मैं हूँ आपके साथ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो अपन अभी देखते हैं, अपन ने देख लिया मीनिंग एंड डेफिनेशन तो देख ली। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं कि अपन अभी देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंट्स। बेसिस ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? बेसिस ऑफ अकाउंट्स पहले तो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स। दो ही एक्चुअली आपके बुक में 3 दिए हैं, तीसरा है हाइब्रिड, बट मैं नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको उसको यूज ही नहीं है, आपको उसका यूज ही नहीं है, आपको वो पढ़ना जरूरी भी नहीं है, बिकॉज वो गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है कि ये आपको यूज ही नहीं करना है। क्यों पढ़ना है फिर? तो जैसे मैंने आपको बोला था, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको और कुछ सीखना है या फिर डाउट है तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, या फिर मैं अपना जो चैनल का मेल आईडी है उससे, या फिर मैं आपको जल्द से जल्द एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा या टेलीग्राम का ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, उससे आप मुझे पूछ सकते हो। आइए अभी दो टाइप के ट्रांजेक्शन अपना सॉरी दो टाइप के बेसिस ऑफ अकाउंट्स अपने को देखने हैं। फर्स्ट है कैश बेसिस, सेकेंड है अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंट। अक्रूवल या फिर मर्केंटाइल बोल लो, कुछ भी, दोनों एक ही है। तो अक्रूवल बेसिस मीन्स व्हाट? अभी यही जो बेसिस ऑफ अकाउंट से ज्यादातर फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस है वो क्रेडिट पे चलते हैं। क्रेडिट मतलब क्या? उधारी पे चलते हैं। बेस्ट एग्जांपल दूं आपको तो ऐसा है कि बिजनेसेस में कैसा होता है, उधारी पे आप सामान लेके जाओ, या फिर आपने सपोज उधारी पे किसी को कुछ बेच दिया, आप डीलर हो, आप बड़े बड़े शोरूम वालों को आप सामान बेचते हो। इमेजिन करो, अज्यूम करो कि आप डीलर हो, बड़े बड़े शोरूम वाले रिटेलर से उनको आप सामान बेचते हो, आपकी ओर से, आपकी तरफ से आपने सेल कर दिया। सपोज 1 लाख का सेल आपने कर दिया, आज आज आपने 1 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो आप उसमें एंट्री तो करोगे, एंट्री करोगे कि सेल हुआ 1 लाख का। कैश बेसिस में कैसे होता था, जब तक आपको पैसे नहीं मिलते ना तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते कि मैंने सेल किया फिर मुझे पैसे मिले। लेकिन इसमें कैसे होता है कि आप एंट्री करते हो अप्रूवल बेसिस में कि सेल्स हुआ ऑफ 1 लाख, 1 लाख का आपने सेल्स किया, और उसको अपन लिखेंगे कि डेटर्स। एक होता है टर्म जो आपको आगे सीखना है, लेकिन अभी के लिए लेके चलिए कि उस मैं आपको एग्जाम इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता कैसे। आपने सेल कर दिया 1 लाख का, लेकिन आप आज के आज तुरंत लिख दोगे कि 1 लाख रुपए का सेल हुआ, भले आपको पैसे अभी मिले हो या नहीं मिले हो, मीन्स उधारी पे लेके गया हो, वो जब भी मिलेंगे तब अलग एंट्री होती है। लेकिन आप आज के आज आपको लिखना जरूरी है कि सेल हुआ, चाहे पैसे अभी तक आपको मिले
नहीं मिले, आपके पास सामान गया आपके पास से, तो आपको एंट्री करनी जरूरी है। उसी को बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अपन बात आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों लिखा है मैंने, ये टर्म्स में सिर्फ बुक में से ऐसे ही टर्म्स लेने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। जैसे कि अपना मोटिव है कि आपको इधर उधर भटकाना नहीं है, आपको घुमाना नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली आपको लेके चलना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग्स। फर्स्ट है ट्रांजैक्शंस। अभी ट्रांजैक्शन इस वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूं मैं। ट्रांजैक्शन मतलब आप हो और आपका दोस्त है। अभी एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, फनी एग्जांपल है, आइए। ये देखिए कौन है, नोबिता। और ये है शिजुका। अभी नोबिता ने उसका पेन या फिर, हाँ हाँ, ये पेन नोबिता ने शिजुका को दे दिया, दे दिया। पेन नोबिता ने शिजुका को दिया। अभी ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन है कि मेरे पास से कोई भी चीज, या फिर वो मेरे कुछ भी चीज हो, या फिर पैसे, पैसे मनी, पैसे, वो अगर मैं किसी को दे रहा हूं या फिर किसी से ले रहा हूं, किसी को दे रहा हूं या किसी से ले रहा हूं, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं या बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी तरीके का लेन देन हो, या फिर वो पैसे के बारे में हो, या फिर उसमें पैसे इन्वॉल्व हो, या फिर बिना पैसे की ऐसे ही लेके जा रहा है कोई, या फिर किसी से ऐसे ही ले रहा हो, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांजैक्शन। लेन देन, लेना और देना, दोनों भी, दोनों तरफ से भी हो सकता है वो, या फिर एक ही तरफ से भी। अभी मैं मेरे फ्रेंड को ये मार्कर दे रहा हूं, लेके जाओ, तो वो एक तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मेरा मार्कर तू ले, तेरा मार्कर मुझे दे दे, वो भी एक तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ, वो बोथ साइड से हुआ, और ये सिंगल साइड से हुआ। और सेकेंड थिंग कि उसमें पैसे इन्वॉल्व हो या ना हो, पैसे इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, पैसे इन्वॉल्व हो या ना हो, मीन्स पैसे वो मुझे इसके दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन मैं उसको, चीज तो मेरी तरफ से एक्सचेंज हो रही है ना, मेरी तरफ से जा रही है ना उसको, तो उसको अपन एक तरीके का ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अभी उसके टाइप्स यही है, जो पैसे इन्वॉल्व है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, यही अपने को इधर सीखने का है। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन, इधर से जा रहा है या उधर से आ रहा है, कुछ भी हो, उसको अपन बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इधर, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये आपको समझ में टर्म आया होगा कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप्स है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी मॉनेटरी, मॉनेटरी इस वर्ड से आपको एक लिंक हुआ होगा। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स मनी, मनी मीन्स व्हाट, पैसे, पैसे को इंग्लिश में मनी बोलते हैं। सो इसीलिए उस मनी वर्ड से निकला है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, मैं कुछ चीजें किसी को दे रहा हूं, उसके बदले में पैसे मैं ले रहा हूं, या फिर मैं किसी से कुछ चीज खरीद रहा हूं तो उसको मैं उसके बदले में पैसे दे रहा हूं, इसको जिसमें मनी इन्वॉल्व है, या तो वो कैश में तुरंत दे रहा हूं या फिर मैं उधारी पे ले रहा हूं। अभी उधारी का मतलब क्या है, आप बोलोगे अरे उधारी पे है लेकिन इसमें किधर मनी इन्वॉल्व है, पैसे तो अभी नहीं आ रहे हैं ना। लेकिन उधारी का मतलब ही ये है, आज नहीं तो कल जाके आपको इसका पेमेंट तो करना है। अभी आज आप कुछ सपोज शोरूम से एसी लेके आए अपने घर पे, उधारी पे, उधारी पे आप लेके आए,
लेकिन कभी ना कभी उसका पेमेंट आपको करना है। ईएमआई पे आप ले आए हो, या फिर ऐसे ही उठा के आपका फ्रेंड है, कोई पहचान का है, या फिर अपने ही रिलेटिव का किसी का शोरूम है, आप ऐसी लेके आए हो कुछ भी, तो उसका पेमेंट कभी ना कभी तो आपको करना है ना। वो एक टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ कि चीज आपके पास आई, वो वस्तु मिली आपको, लेकिन उसका पैसे आपको चुकाने हैं। अगर अगर आपको पैसे चुकाने हैं तुरंत कैश से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, या फिर उधारी पे, उधारी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उधारी को क्रेडिट बोलते हैं। उधारी पे आपको देने हैं, कभी ना कभी पैसे जाएंगे, तो इसीलिए उसको इन्वॉल्व किया गया है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में। इसीलिए उसको मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि उधारी पे हो या तुरंत कैश पे करो, इधर कैश है, क्रेडिट है, मॉनिटरी पैसे वाले ट्रांजैक्शन है, उसमें इन्वॉल्व किया गया है कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दोनों को। बिकॉज इसमें भी पैसे इन्वॉल्व तो है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तो पैसे नहीं जा रहे, लेकिन कभी ना कभी देना है, मतलब वो इन्वॉल्व तो है कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में, तो कैश हो या क्रेडिट हो। इसके लिए इसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप से, कैश और क्रेडिट। अभी सेकेंड ट्रांजैक्शन का प्रकार है नॉन मॉनिटरी। जैसे मैंने आपको बताया, नोबिता ने शिजुका को पेन दिया। अभी पेन दिया, इसके बदले में वो उसके पैसे लेगा क्या उससे? नहीं ले रहा है, चीज जा रही है सिर्फ। या फिर अभी और एक एग्जांपल लेते हैं कि पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, अभी ये पेन है शिजुका का और ये पेन है नोबिता का। सो दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स नोबिता अपना पेन शिजुका को दे रहा है और शिजुका अपना पेन नोबिता को दे रही है। ये चीजों की एक्सचेंज हुआ कि मुझे ये पेन मुझे अच्छा लगा तो ये मुझे दे दो शिजुका तुम, और मेरा ये पेन तुम ले लो। ये चीजों का एक्सचेंज हुआ कि ये ब्रांड का जो पेन है ये मुझे पसंद आया, और मेरा पेन अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम ये ले लो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लोग, ये दोनों जन है जो नोबिता और शिजुका है, वो एक दूसरे में पेन एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? पेन, गुड्स। पेन एक्सचेंज कर रहे हैं। वो गुड्स का मतलब आपको बाद में समझाता हूँ। पेन एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके बदले में एक दूसरे से वो पैसे लेने वाले हैं क्या? नहीं, पैसे तो नहीं लेने वाले ना। इसीलिए इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर ट्रांजैक्शन, बार्टर शब्द है, ये भी याद रखिए, बार्टर वर्ड का मीनिंग है चीज के बदले में, कोई भी चीज के बदले में दूसरी चीज एक्सचेंज करना। अभी ये तो एग्जांपल अपना हुआ, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बहुत अभी एक सालों पहले ऐसे हुआ करता था कि लोगों की खेती हुआ करती थी, और मेरे खेत में, हाँ, यही एग्जांपल लेते हैं अपन। नोबिता के खेत में चावल उगते हैं। नोबिता के खेत में चावल उगते हैं और शिजुका के खेत में गेहूं उगते हैं। अभी नोबिता के खेत में चावल उगते हैं। अब ये चावल खा खा के कंटाल गया। अभी ये सोचेगा अरे मुझे गेहूं खाने हैं, तो मैं क्या करूं? तभी के टाइम पे ना पैसे हुआ नहीं करते थे, पैसे का प्रेजेंस नहीं था। तभी ये ट्रांजेक्शन चला करता था जिसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। तो नोबिता को अभी गेहूं चाहिए, शिजुका ऐसे ही क्यों उसको गेहूं दे देगी? हाँ, दोस्ती के आरे में दे दिया तो दे दिया, उसको भी वो भी एक ट्रांजेक्शन ही है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको भी अपन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके बदले में वो पैसे अगर नहीं इन्वॉल्व है इसमें, मीन्स कि तब के जमाने में पैसे नहीं हुआ करते थे ना, तो पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन दूसरे के खेत की चीजें मुझे चाहिए या फिर दूसरे की चीज मुझे चाहिए, तो लोग क्या करते थे, मेरे खेत में जो उग रहा है वो तुम लेके जाओ, और उस सपोज 1 किलो, और उसी बदले में उतना ही क्वांटिटी तुम्हारे खेत में जो उग रहा है वो मुझे दे दो। मीन्स की चीजों की लेन देन हो रही थी।
तब के जमाने में जब पैसे का प्रेजेंस नहीं था, तब ये नोट वगैरह पैसे कुछ नहीं था, तभी ऐसे ट्रांजेक्शन हुआ करता था। उसी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन, जो कि इन्वॉल्व है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, बार्टर ट्रांजेक्शन।